स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग किसमें कितना है दम के सीरीज के अंतर्गत बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था ऊँट की गर्भावधि होती है। ऑप्शन नंबर पहला 425 से 400 दिन, 365 से 400 दिन, 320 से 350 दिन, 280 से 300 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, 365 से 400 दिन। चलिए आज के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के वीडियो को देखिए। किसमें कितना है दम के सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो होगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर डी बारबरा मैकलिंटॉक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बारबरा मैकलिंटॉक। हम जानते हैं कि जीन जो है वो डीएनए में होते हैं। मान लीजिए ये डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, और डीएनए का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को धारण किए रहना। जंपिंग जीन सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है, जीन का एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाना, अर्थात अपना स्थान परिवर्तित कर देना। यानी एक जीन जो है अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाना, या फिर जो जीन है वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में चला जाना, या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चला जाना। इसी को जंपिंग जीन सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुर्गी की कौन सी नस्ल सबसे अधिक अंडे देती है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत लेगहॉर्न, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी है काली मिनोरका, ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रो श्वेत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत लेगहॉर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन पोषण, ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग विज्ञान का एक आधुनिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत किसी प्राणी या पौधों के डीएनए में बदलाव किया जाता है। इसी प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। पौधों या फसलों के डीएनए में बदलाव करके या किसी और पौधे के डीएनए को किसी और पौधों में डालकर उसके प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ताकि सूखे की अवस्था में भी फसलों का पैदावार उत्पादन ज़्यादा हो सके। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे समुद्रों में जेली फिश पाई जाती है, और जेली फिश का एक खास गुण होता है कि यह जो है जेली फिश समुद्र में रात के समय चमकता है, जगमगाती है। ये जेली फिश का एक खास गुण होता है। अगर इस जेली फिश के डीएनए को अगर हम निकाल कर किसी खरगोश के डीएनए में डाल देते हैं तो खरगोश भी रात में चमकने लगेगा। जेलीफिश का जो विशेष गुण था रात में जगमगाना, तो वह गुण खरगोश में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जेलीफिश के डीएनए को निकालकर खरगोश के अंदर डाल दिया। तो जब भी हम पौधों में या फिर प्राणियों के डीएनए में बदलाव करते हैं तो इसी बदलाव की जो विधि होती है, इसी विधि को कहा जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। मानव में एक हार्मोन पाया जाता है, इस हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के कारण ही मानव के शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो हमने क्या किया, मानव में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है उसमें जो जीन था उस जीन को निकालकर
हमने उसे चूहे में डाल दिया तो हमने देखा क्या चूहे का साइज जो है 8 गुना बढ़ गया। तो हमने इसमें जीन में बदलाव किया यानी डीएनए में बदलाव किया। तो इस तकनीक को क्या कहा जाएगा? इस टेक्निक को कहा जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपजाऊ मिट्टी में जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 से 7, ऑप्शन नंबर डी है 9 से 10। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 से 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक पादप रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं का टुंडू रोग, ऑप्शन नंबर बी है आलू का कवक कुर्चिका, ऑप्शन नंबर सी है सीटस पश्चमारी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गेहूं का टुंडू रोग। यानी गेहूं के अंदर एक रोग होता है, उस रोग का नाम है टुंडू रोग और यह रोग जो है विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। टुंडू रोग को हम लोग स्लाइम डिजीज भी कहते हैं या फिर ईयर कॉकल भी कहा जाता है। तो गेहूं के अंदर होने वाला जो टुंडू रोग है वो जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनेबैक्टीरियम ट्रिटिकी। इस रोग की खोज हाचनसन ने की थी 1947 ईस्वी को। पंजाब में गेहूं के अंदर होने वाला इस रोग का खोज किया गया था हाचिनसन के द्वारा 1947 ईस्वी में। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा कॉरिनेबैक्टीरियम ट्रिटिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लौंग, ऑप्शन नंबर बी है जीरा, ऑप्शन नंबर सी है धनिया, ऑप्शन नंबर डी है जायफल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लौंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं से, ऑप्शन नंबर बी विषाणुओं से यानी वायरस से, ऑप्शन नंबर सी कवक से यानी फंगिस से, ऑप्शन नंबर डी संश्लेषित साधनों से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कवकों से, फंगिस से। यानी पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है और यह प्राप्त किया जाता है कवकों से। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है और यह बैक्टीरिया के यानी जीवाणुओं के संक्रमण में काफ़ी उपयोगी होता है। और पेनिसिलिन की खोज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज 1928 ईस्वी में की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। 1945 में पेनिसिलिन के खोज के कारण ही इन्हें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेब का जल क्रोर रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है बोरोन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु संक्रमण से, ऑप्शन नंबर सी है कवक संक्रमण से, ऑप्शन नंबर डी है उच्च तापमान से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हाई टेम्परेचर से, उच्च तापमान से। ये देखिए सेब में जो आपका पानीपन दिख रहा है, जल का जमाव दिख रहा है, ये सेब के क्रो रोग के कारण होता है। और इस रोग में क्या होता है कि सेब से विशेष प्रकार का गंध यानी बदबू आने लगता है और सेब का जो बीच वाला भाग होता है, केंद्र वाला भाग होता है, केंद्र के आसपास वाला जो भाग है, इसके साथ साथ पूरे भाग पर पानी सा गीला क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार का पानी सा गीला क्षेत्र पाया जाता है। इसी रोग को कहा जाता है सेब का क्रो रोग। और यह रोग जो होता है हाई टेम्परेचर के कारण होता है, उच्च तापमान के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इसका क्या कारण है? यानी मानव में एक प्रकार का रोग पाया जाता है और इस रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना और कुल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाना। ऑप्शन नंबर बी है एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र यानी वाई गुणसूत्र का बढ़ जाना
और कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाना। ऑप्शन नंबर सी 21वें गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता। ऑप्शन नंबर डी एक एक्स गुणसूत्र का अभाव यानी एक्स गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाना और इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। तो इस रोग में मुख्यतः एक्स गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। हम जानते हैं सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है। यह रोग इस रोग में एक्स गुणसूत्रों की संख्या पुरुषों में बढ़ जाती है। और इस रोग में होता क्या है कि पुरुषों में कुछ महिलाओं के गुण आ जाते हैं, जैसे उसके शरीर में बाल का कम होना, पुरुषों के शरीर में बाल का कम होना, चेहरे पे दाढ़ी ना होना, वो सेक्स हार्मोन का बनना कम हो जाना, उसका उत्पादन में कमी होना। तो इस प्रकार का जो रोग होता है पुरुषों में, जिसमें महिलाओं के कुछ गुण जो है पुरुषों में आ जाते हैं और इस रोग को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और यह जो रोग है वो पुरुषों में एक्स गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। इस रोग में पुरुषों के अंदर एक्स गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप टोटल क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जीरोप्थेल्मिया किस आहार के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी है राइबोफ्लेविन के कमी के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण जीरोप्थेलेमिया रोग होता है और यह रोग जो है आंखों से संबंधित है। इस रोग में मनुष्य के जो आंख का कॉर्निया होता है या फिर वाइट वाले भाग में एक झिल्ली पाई जाती है, पतली सी परत पाई जाती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो उस झिल्ली का या फिर मनुष्य का जो कॉर्निया होता है उसका सूख जाना या फिर उसमें सूजन आ जाना, इसी रोग को जीरोप्थेल्मिया रोग कहा जाता है। और यह रोग मुख्यतः विटामिन ए के कमी से होता है। और कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा सर्वाधिक विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है। तो ये हमारा बायोलॉजी का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस 10 महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितने सवालों का जवाब दिए हैं। और एक सवाल आपसे पूछते हैं, इस सवाल का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आलू की अंगेती अंगमारी। ऑप्शन नंबर बी है गेहूं का अनावृत कंड। ऑप्शन नंबर सी है ईख का लाल विगलन। ऑप्शन नंबर डी है ईख की लाल धारी। तो इस क्वेश्चन का आपको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है और यह भी बताना है कि आप 10 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण सवालों में से कितने सवालों का जवाब दे पाए। और हम लोग जल्दी मिलते हैं किसमें कितने हैं दम के अगले सीरीज में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।